हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 में मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस देखेंगे, मैट्रिसेस में क्या क्या हम लोग को पढ़ना वो जाने। सबसे पहले ये बता देता हूँ, मैट्रिसेस जो होता है वह एक रेक्टेंगुलर एरे का फॉर्म होता है। कैसा होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे का फॉर्म। रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं किसको है? ध्यान दिया, जैसे ये इसको हम लोग रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर एरे। इसके अंदर में क्या होता है कि वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, फंक्शन भी हो सकते हैं। वो लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, वह कॉम्प्लेक्स सॉरी वह एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो सकते हैं। मतलब जितने भी तरह का फंक्शन है वो सारे इसके अंदर में इंटर करता है, और जितने भी तरह का नंबर होते हैं वो सारे इसमें इंटर कर जाते हैं, ठीक है। बच्चे लोग जो ये हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टली है, इसको हम लोग रो बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। और ये वर्टिकली जो ऐसे आ रहा है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम, है ना, इसको कॉलम बोलते हैं। क्लियर? तो बच्चे लोग आपने देखा कि रो ऐसे होता है, इसको वर्टिकली क्या बोलता है? कॉलम। अच्छा, इसमें कितने नंबर है? तो इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे, है ना, इसमें बहुत सारे आएंगे। जितने भी नंबर आएंगे वो कुछ रो वाइज आ रहा है और कुछ कॉलम वाइज। तो इसमें रो और कॉलम जो होगा, ध्यान दिया, अगर मान लेते इसमें एम रो है तो एम हो जाएगा, और कॉलम अगर मान लेते एन है तो इसमें एन होगा। मतलब इसका ऑर्डर जो बनने वाला है वह एम इंटू एन होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें रो की संख्या, जैसे ये है R1, सपोज दैट ये हो गया R2, ये हो गया R3, इसी प्रकार से अगर ये चलता जाता आर एम तक चला जाए, कहाँ तक चल जाए? आर एम तक चला जाए। ये हो गया C1, मतलब कॉलम नंबर 1, ये हो गया C2 कॉलम नंबर 2, और ये हो गया C3 कॉलम नंबर 3, और इसी प्रकार से अगर ये Cn हो जाता है तो कॉलम नंबर हम n कहेंगे, ठीक है। और जब m कॉलम और n, m रो और n कॉलम हो जाएगा तो इस सिचुएशन में जो ऑर्डर बनेगा वो m इंटू n होता है। क्लियर? इसको हम लोग ABCD दोबारा इंडिकेट करते हैं। A to Z जो है, मतलब कैपिटल लेटर A दोबारा भी कर सकते हैं, B दोबारा भी कर सकते हैं, C दोबारा भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं, या किसी कुछ भी इसमें आप कर सकते हैं। मतलब A to Z किसी से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं मैट्रिसेस को। क्लियर है बच्चे लोग? आइए चलते हैं हम लोग डिफिनेशन की ओर। किसकी ओर चलेंगे? डिफिनेशन की ओर। कहता है मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स जो होता है वह रेक्टेंगुलर एरे है। क्या है? रेक्टेंगुलर एरे। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। इस फॉर्म में रहेगा तो हम रेक्टेंगुलर एरे बोल देंगे, है ना। ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स कॉल्ड रो एंड कॉलम्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें रियल नंबर आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं, फंक्शंस आ सकते हैं। कैसे आएगा वो नंबर? वो हॉरिजॉन्टली हो सकता है या वर्टिकली हो सकता है। जो हॉरिजॉन्टली होगा, जो ये हॉरिजॉन्टली होगा उसको हम लोग रो बोल देंगे, और जो वर्टिकली होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे लोग? कॉलम्स बोल देंगे, ठीक है। मैट्रिसेस आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ABC। अभी अभी बता रहे थे कि इसको हम ABC द्वारा इंडिकेट करते हैं, तो मैट्रिक्स को हम लोग ABC के द्वारा इंडिकेट करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इफ देयर आर एम रोज, इसमें कितने रोज हो सकते हैं? एम रोज हो सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि अगर R1 R2 R3 करते हुआ अगर एम टाइम तक जाएगा तो एम रोज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एम रोज। एंड एन कॉलम्स होंगे। कितने होंगे? एन कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। इन द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर में क्या होने वाला है? एम रो होने वाला है और एन कॉलम्स होने वाले हैं। देन द मैट्रिक्स कॉल्ड देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। अच्छा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह m into n। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स का जब ऑर्डर हम लोग लिखते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है ये वाला बात, ठीक है। ऑर्डर जो होता है पहले लिखा जाता है रो। पहले क्या लिखा जाता है? रो पहले लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कॉलम लिखा जाता है। पहले हम लोग रो लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? कॉलम। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि पहले आप रो लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। जैसे मान लें एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, ये लिखा हुआ A11 A12 A13 और इस प्रकार से A1N तक लिखी हुई है। अगर इसको हम बोल दें ये R1 है, क्या है बच्चे लोग? ये R1 है। क्या है ये? R1। इसी प्रकार से इसको हम R2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? R2। इसको क्या बोल देंगे? R3 बोल देंगे। और ये कंटिन्यू चलते रहेगा, ये वाला जो पार्ट है इसको हम RM बोल देंगे। क्या बोलेंगे? RM। तो आपने देखा कि जो रो की संख्या बना वो R1 R2 R3 करते हुए कहां तक जा रहा है? RM तक चला जा रहा है, ठीक। इसी प्रकार से ये क्या होगा? ये C1 होगा, ये C2 होगा,
ये C3 हो जाएगा, है ना, ये C3, और ये कंटिन्यू जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, देखिए n तक चला जाएगा, इसको हम बोलेंगे Cn, है ना। तो अब यहाँ पे आता है बारी ऑर्डर का। तो ऑर्डर हमने बताया कि पहले रो लिखिए, उसके बाद क्या लिखिए, कॉलम। तो रो की संख्या टोटल कितना है, 1 2 3 करते हुए m तक चला गया, तो m हो जाएगा। और कॉलम कितना है, 1 2 3, यहाँ पे C1 C2 C3 करते हुए Cn तक, तो m हो गया। तो कहने का मतलब है कि ऑर्डर जो इसका बनेगा वह m इंटू n बन जाएगा। क्लियर है। तो आपने देखा कि रो और कॉलम्स कैसे लिखते हैं। अच्छा बच्चा लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये इस टाइप का अगर लिखा हुआ रहेगा, इधर से अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग रोज बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टली होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोज। और जो वर्टिकली उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉलम। क्या बोल रहे हैं बच्चा लोग, कॉलम बोल रहे हैं, है ना, कॉलम्स बोलते हैं। क्लियर। जो हॉरिजॉन्टली होगा उसको रोज बोल देंगे, और जो वर्टिकली होगा उसको हम क्या बोल देंगे, कॉलम बोल देंगे। ठीक। चलिए अब इसको हम अगर सोचते हैं कि इस मैट्रिसेस को हम चीप लेवल में लिखे, तो मान लेते हैं यहाँ पे हेयर मैट्रिक्स ए लेते हैं, इसे हम बहुत छोटा में लिखना चाहते हैं, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे ए आई जे, और इसकी ऑर्डर m इंटू एन लिखेंगे। क्लियर। अब क्या करना है कि आई जो है बच्चा लोग, ये आई जो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको, रो बोलते हैं, है ना। और ये जो जे जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो बात समझ में आ गई। चलिए फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ, मैट्रिक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर एरे का फॉर्म में होता है। इसके अंदर में जो फंक्शंस होते हैं, रियल नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। फंक्शंस का है तो कौन कौन सा हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सारे फंक्शंस इसमें आ सकते हैं। ठीक है। जो हॉरिजॉन्टली लिखा जाएगा उसको हम लोग रोज बोल देंगे, और जो वर्टिकली लिखा जाएगा उसको हम लोग कॉलम बोल देंगे। और ऑर्डर जो बनता है वह m इंटू एन, मतलब पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं, तो ऑर्डर कितना बन जाएगा, m इंटू एन बन जाएगा। क्लियर। चलिए अब ये देखिए A11 का मतलब क्या है, ये भी जानते हैं। A11 का मतलब है ये पहला रो पहला कॉलम। A12 का मतलब है पहला रो दूसरा कॉलम। A13 का मतलब क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम। इसी प्रकार से ये 1n लिखा हुआ तो पहला रो nवां कॉलम लिखा हुआ। कंटिन्यू बच्चे लोग इसी प्रकार से पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लिया A32 के बारे में अगर कोई पूछे तो पहले बोलना इसको रो, इसको क्या बोलना है, रो। तीसरा रो है दूसरा कॉलम है। कोई आपसे पूछे 2 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दूसरा रो तीसरा कॉलम लिखा हुआ है। अगर कोई बोले 2 1 का मतलब क्या है, तो दूसरा रो पहला कॉलम लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अगर आपको कह दिया कि A7 5, इसका मतलब क्या हुआ, तो सातवां रो सेवेंथ रो हो जाएगा और फिफ्थ कॉलम हो जाएगा। क्लियर। चलिए ठीक है। तो आप नोट डाउन कुछ करना चाहते हैं, जो आपका ये डिफरेंशियल वगैरह है नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े बच्चे लोग। अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या आता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में है पहला पहला जो टाइप्स है मैट्रिक्स का वह स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है बच्चे लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वह जो जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो जाए, बराबर। अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों आपस में अगर बराबर रहते हैं तो इस टाइप्स का मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए डिफरेंशियल समझिएगा, कहता है ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब हमें देखना क्या है, रोज को देखना है और कॉलम्स को देखना है। अगर ये रो और कॉलम आपस में क्या हो जाए, रो बराबर क्या हो जाए, रो बराबर क्या हो जाए, कॉलम्स हो जाए, है ना, कॉलम हो जाए। अगर रो और कॉलम्स आपस में बराबर हो जाएंगे तो ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है। आइए इसका हम देखते हैं फॉर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल जैसे एक नंबर में दे रहा हूं यहाँ पे, है ना, जैसे ए बराबर लिखा हुआ है 5 6 2 9। अब बच्चे लोग इसमें बताइए कि रो की संख्या कितना है, रो की संख्या कितनी है। तो रो की संख्या जो है ये देखो, इसको हम लोग R1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R1। इसको क्या बोलेंगे, R2 बोल देंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, C1। इसको क्या बोलेंगे, C2 बोल देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है ऑर्डर लिखने की। तो हमने बोला कि ऑर्डर लिखते समय पहले हम लोग रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो रो की संख्या कितना है, 1 2, मतलब 2 ठो रो हो गया, और कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 2 हो गया। तो इसकी ऑर्डर जो बन के आई 2 बाई 2 आया। क्या आया,
2/2 और 2 मतलब रो देखिए दो ये भी और ये आपस में क्या है बराबर है। जब ये दोनों बराबर हो गए तो हम कहेंगे कि यह मैट्रिक्स जो होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कैसा होगा, स्क्वायर। कैसे पहचानेंगे, रो और कॉलम इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 2 जैसे लिखा हुआ 5 7 9 8 3 4 -1 7 2। कुछ भी अंदर में लिखा हुआ हो सकता है, हमें रो और कॉलम पर ध्यान देना है। जैसे ये मानते हैं मैट्रिक्स बी है, क्या ये मैट्रिक्स बी। अब ये बताइए कि इसकी ऑर्डर कितना है, इसकी ऑर्डर कितना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हो गया इसको हम R1 बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे R2 बोल देंगे, इसको R3 बोलेंगे, है ना। और ये क्या है C1 है, ये C1, ये C2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। ठीक, तो आपने देखा कि इसमें रो की संख्या टोटल कितना है 3 है, इसमें कॉलम की संख्या कितना है 3 है। तो दोनों अगर 3 है तो हम इसका ऑर्डर बनाएंगे 3/3। अब ये जो मैट्रिसेस है वो स्क्वायर होगा, क्यों होगा, क्योंकि रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। क्लियर, ठीक है। नोट डाउन करना चाहते हैं इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ठीक, दूसरा मैट्रिसेस है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या है बच्चे लोग, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आइए देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स को आप हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, लेकिन उसमें रो की संख्या जो है कॉलम की संख्या से कम होनी चाहिए। रो नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज जो है वो कम होना चाहिए, किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। किससे बच्चे लोग, नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से अगर कम होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं, इसका डिफिनेशन पाते हैं। कहता है m इंटू एन वाला जो मैट्रिक्स है वो सब क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। ठीक है, कहता है m इंटू एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब m इंटू एन वाला जो मैट्रिक्स है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। कंडीशन लगा हुआ है, इफ m जो है वह छोटा होगा किससे, n से, m लेस देन n, अगर m का मान n से छोटा, m क्या है, रो है, m क्या है बच्चे लोग, ये रो है ना, ये क्या है रो, ये क्या है बच्चे लोग, कॉलम है ना, कॉलम है, कॉलम। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिए, ये m जो है छोटा हो जाएगा किससे, n से, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बोल देंगे। क्लियर, कहता है इफ नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि इफ नंबर ऑफ रो जो है वो कम होना चाहिए किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। आइए इसका एग्जांपल जानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान ले पहला नंबर में है a बराबर 3 5 9 8 6 -2। अब इसमें बताइए कि रो कितना है और कॉलम कितने हैं। तो इसको हम बोलेंगे R1, ये क्या हो गया R1, ये क्या हो गया R2, है ना। ये क्या है C1, ये क्या है, ये C1 है, ये क्या हो गया C2 हो गया और ये क्या हो गया C3। अब ये बताइए कि इसकी ऑर्डर कैसे लिखाएगा। तो हमने बताया कि रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं। रो पहले, कॉलम बाद में। रो की संख्या टोटल कितने हैं, 2 है, और कॉलम की संख्या टोटल कितने हैं, 3 है। तो बच्चे लोग आपने देखा कि 2/3 का ये मैट्रिक्स है। कैसा है ये, 2/3। अब इसमें देखें आप दीजिएगा, 2 जो है क्या 3 से छोटा है, क्या 2 जो है 3 से छोटा है, रो छोटा है 3 से, मतलब 2 जो है 3 से छोटा है, बिल्कुल 2 जो है 3 से छोटा है। अगर ये छोटा होगा तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। क्लियर, चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 2 b बराबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ 5 6 8 3 9 1 4 2 7 1 5 8, ऐसा लिखा हुआ है नंबर, है ना। अब इसमें देखिए रो की संख्या कितना, 1 2 3, 3 को रो हो गया। कॉलम की संख्या कितना, 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा था 4। तो रो की संख्या 3 हो गया और कॉलम की संख्या 4 हो गए। तो रो और कॉलम में आपने देख लिया, तो 3 जो है 4 से क्या हो गया, छोटा। 3 क्या है, 4 से छोटा, मतलब रो जो है कॉलम से छोटा हो गया। अगर इस प्रकार का मैट्रिसेस मिलेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल देंगे। क्लियर, चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक,
आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स। सेम वही चीज है कि कोई भी m इंटू n मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन इसमें रो की जो संख्या होगा अब ज्यादा होगा, किससे, कॉलम से। मतलब रो जो होगा वो ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा बच्चे लोग, कॉलम से। किससे, कॉलम से। अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए देखते हैं डिफिनेशन की ओर। कहता है m इंटू n मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। मतलब m इंटू n मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कह सकते हैं। कंडीशन ये है कि m जो है वह n से छोटा, m को क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं ना, और n को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक, कहता है इफ नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रो जो है वो ग्रेटर होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। क्लियर। देखिए एग्जांपल इसका समझिए। फॉर एग्जांपल एक नंबर में है 53829 ऐसा लिखा हुआ कोई नंबर है। अब इसमें रो की संख्या कितना है बताइए, इसमें रो की संख्या हो जाएगा 1 2 3, इसका हो गया रो की संख्या 3, कॉलम कितना 1 2, मतलब कितना हो गया 2 हो गया। मतलब आपने देखा कि रो की संख्या इसमें 3 है, कॉलम की संख्या इसमें 2 है। क्लियर है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड है या नहीं। 3 जो है क्या 2 से बड़ा है, 3 जो है 2 से बड़ा है, बिल्कुल। रो जो है कॉलम से बड़ा है, ग्रेटर है। 3 जो है 2 से ग्रेटर है। तो इस टाइप्स के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर। चलिए इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़े। ठीक, अब आता है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। रो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। कितना रो हो, अगर वन रो अगर दिखाई दे, और कॉलम से कोई मतलब नहीं, कॉलम कितना भी हो सकता है उससे कोई मैटर नहीं है। अगर सिर्फ एक रो हो, कितना हो, एक रो हो, तो हम इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है। देखते हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। देखिए डिफिनेशन क्या बोलता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कितना, ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स में अगर एक रो आपको दिखाता है, इसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोलते हैं। क्लियर। आइए एग्जांपल देखिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ए में लिखा हुआ है ए इक्वल टू 3 5 9। अब इसका ऑर्डर बताना है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका ऑर्डर कितना है। कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी सा इसका ऑर्डर कितना है। तो इसका ऑर्डर जो होगा बच्चा लोग देखिए, रो कितना है, एक है, तो ऑर्डर होगा एक इंटू कॉलम कितना, 1 2 3, तो इसका हो गया 1 इंटू 3। क्या इसमें एक रो आपको दिखाई दे रहा है, रो देखो ऐसे एक ही है ना लिखा हुआ, कॉलम कैसे ऐसे 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 3 बार लिखा गया है ना। तो रो हो गया एक और कॉलम हो गया 3, तो इसका हो गया ऑर्डर 1 इंटू 3। तो जिस मैट्रिक्स में एक रो दिखाई दे, कॉलम से कोई मैटर नहीं, कॉलम कितना भी हो सकती है 4 5 10 हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं, सिर्फ रो को देखना है। अगर एक रो अगर होता है तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोलेंगे। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बी में 5 -2 -7 -8 7 2। अब ये बताइए कि इसमें क्या कितना लिखा हुआ है, इसमें रो की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या कितना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप कमेंट कीजिए जल्दी सा। चलिए ठीक है बच्चे लोग, इसमें देखो रो की संख्या कितना दिखा जा रहा है, एक दिखा जा रहा है, लेकिन कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, इस हो गया 6। रो की संख्या एक हो गया, जबकि कॉलम की संख्या कितने हो गए, 6 हो गया। तो कॉलम से इसमें कोई मैटर नहीं है। अगर रो मैट्रिक्स पूछता है तो आप सिर्फ रो की बातें बोलेंगे, ओनली वन रो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, वन रो। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो आप अपने दोस्तों के पास भी इसे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, अब आता है कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ
जैसे रो मैट्रिक्स आपने पढ़ा हो, सही कॉलम मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होगा, इसमें रो से कोई मतलब नहीं है, रो ज्यादा हो सकता है लेकिन कॉलम कितना हो चाहिए, ओनली वन। अगर वन कॉलम होगा तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं, है ना। कहता है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, कितने कॉलम होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है। देखिए एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट ए में इसे लिखा हुआ है 5 9 8, ये लिखी हुई है। अब ये बताओ कि इसकी ऑर्डर कितना है, जल्दी सा कमेंट करो, चलो जल्दी सा कमेंट करो कि इसकी ऑर्डर कितना है, करो करो जल्दी करो। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, इसका ऑर्डर कितना है। देखिए इसमें रो की संख्या कितना है, देखो ये R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 हो गया, ये क्या है R3 हो गया, है ना। तो इसमें 3 रो हो गया, कितना हो गया 3 रो। और कॉलम की संख्या क्या है, देखो C1, क्या है C1। तो कॉलम की संख्या कितना हो गया 1। हमने क्या बोला, ओनली वन कॉलम। अगर एक कॉलम दिखाई दे रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना। इसमें रो की संख्या कितना 3, कॉलम की संख्या कितना 1। अगर 3 into 1 का ऑर्डर बन गया, इसमें आपने देखा कि एक कॉलम है तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोलेंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, 5 मार्च 2 7 8, ये लिखी हुई है। चलिए इसका ऑर्डर आप लोग बता दो, हमें पूरा पक्का यकीन है कि आप लोग इसका ऑर्डर बताओ, जल्दी कमेंट करो। चलिए इसमें ऑर्डर कितना हो गया, देखिए रो की संख्या कितना 1 2 3 4, 4 हो गया। कॉलम की संख्या कितना है 1, तो 4 into कितना हो गया 1। क्लियर। चलिए नोट आउट कर लीजिए जल्दी सा, ठीक आगे बढ़े। ठीक, आइए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं बच्चों लोग, देखिए कोई भी मैट्रिक्स का अगर टोटल एलिमेंट जीरो हो जाए, मतलब उसके अंदर का जो वैल्यू है वो सारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ये जीरो वेक्टर बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ओ के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, ओ के द्वारा करते हैं, जीरो के द्वारा नहीं करते हैं, ओ के द्वारा इंडिकेट किया जाता है बच्चे लोग। क्लियर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स each एलिमेंट इज जीरो। अगर कोई मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाते हैं, ठीक है ना, सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, जीरो अगर हो जाते हैं। कहता है ए मैट्रिक्स whose each element is zero is called जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे सारे बच्चों। क्लियर। चलिए कहता है इट इज डिनोटेड बाय ओ, किसके द्वारा किया गया है, ओ के द्वारा किया गया है, जीरो नहीं है, ओ लिखा हुआ है, ठीक है। किसके द्वारा करते हैं, ओ के द्वारा इंडिकेट करते हैं। एंड इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट, मतलब कहता है कि इसका ऑर्डर जो है वो क्लियर नहीं होता, डिपेंड करता है कि कितना बाय कितना में लिखा हुआ है, उसका किस कंटेक्स्ट में है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे ध्यान दीजिएगा, ओ बराबर 0 0 0 0, तो आप इसको क्या बोलोगे, 2x2 मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स है ना, 2x2। लेकिन इसका ऑर्डर कंफर्म नहीं होता है कि कितना बाय कितना का ये होगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे तो वह स्क्वायर फॉर्म में ही होंगे। क्लियर है। स्क्वायर किसको बोलते हैं बच्चे लोग, बताओ जल्दी कमेंट करो, स्क्वायर किसको बोलते हैं। जी बिल्कुल, आपने सीखा, क्या सीखा, तो रो कॉलम के संख्या सेम होना चाहिए, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ओ बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसमें सारे एलिमेंट क्या है, 3x3 आपको देखने में लग रहा है कि 3x3 है, ये क्या है 3x3 दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए 3x3 है नहीं, मतलब कि 3x3 अगर मैट्रिसेस के साथ जोड़ा जाएगा तब हम इसको यूज करेंगे, 2x2 के साथ जोड़ा जाएगा तो ये यूज करेंगे, है ना। तो ये जो है सारा एलिमेंट इसके अंदर क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी सा। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है बच्चे लोगों को। क्या पढ़ना है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू होगा, उसके अलावा
प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू के अलावा क्या होता है, जीरो होना चाहिए। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू किसको बोलते हैं, वो मैं पहले एग्जांपल ही समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स, जैसे आपको कोई बोले A22 का मतलब क्या होता है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, है ना। अगर कोई 23 का मतलब पूछता है तो दूसरा रो तीसरा कॉलम हो जाता है। अगर आपको कोई पूछता है कि 31 का मतलब क्या है, तीसरा रो पहला कॉलम हो जाएगा। बच्चे लोग अब प्रिंसिपल डायगोनल की बात मैं करूं तो किसको बोलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है चिंता करने के बाद। देखो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चा लोग, प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, तो ये जो है लिखा हुआ इस टाइप के डायगोनल जो दिखाई देगा उसको प्रिंसिपल डायगोनल, ऐसे वाला को नहीं बोलते हैं बच्चे लोग, है ना। कैसे वाला को बोलते हैं, ऐसे वाला को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल का वैल्यू क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे 2 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं। लेकिन जितने भी बाहर का वैल्यू ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब क्या होना चाहिए, जीरो। अगर ये सब जीरो है तो हम कहेंगे यह क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और प्रिंसिपल डायगोनल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। क्लियर। कभी कभी पूरा का पूरा जीरो हो जाए, जैसे जीरो मैट्रिक्स में आपने देखा प्रिंसिपल डायगोनल क्या था, जीरो था। जैसे आप जीरो मैट्रिक्स में देखा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आपने देखा, है ना। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या बना, देखो ये वाला क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ क्षण के लिए डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीरो मैट्रिक्स भी क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा हमें प्रिंसिपल डायगोनल को देखना है, बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो सब ये सब क्या है, सब जीरो हो जाएगा। ये सब अगर जीरो होता है तो हम बोलेंगे ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा। आइए देखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स having all elements not occurring along the principal diagonal equal to 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो भी नंबर आपको दिखाई दे उस सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आइए कंडीशन कहता है कि 10 स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया है ए आई जे। आई क्या है, रो है। आई क्या है बच्चे लोग, रो है ना। आई क्या है, रो। और जे क्या है, कॉलम। क्या है, कॉलम है। क्लियर। तो आई रो और जे कॉलम, मतलब ए आई जे वाला मैट्रिक्स अगर मिलता है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि ए आई जे बराबर जीरो। कब जीरो होगा बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे हम लोग। ए आई जे का वैल्यू जो है जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब आई जो है जे के बराबर नहीं होगा। आई जो है जे के बराबर नहीं होगा, मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या ये 1 1 लिखा हुआ है, क्या 1 1 लिखा हुआ है, या अगर 1 1 लिखा हुआ तो आई और जे जो है बराबर है। अगर आई और जे बराबर होगा तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। कंडीशन कहता है कि आई और जे अगर बराबर नहीं होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या इसमें दोनों बराबर है या नहीं, बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। इसी प्रकार से ध्यान दिया 1 2, क्या इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर है, मतलब 1 और 2 बराबर है, नहीं। अगर 1 2 बराबर नहीं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। 1 3, क्या ये बराबर है आपस में, 1 3 नहीं, ये भी क्या हो गया, जीरो। 2 3, इसमें भी बराबर नहीं है, 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 तो सब क्या होगा, जीरो। जबकि देखिए 2 2 बराबर है, 3 3 क्या है, बराबर है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों। फॉर एग्जांपल जैसे ए में लिखा हुआ है 5 0 0 0 -2 0 0 0 7। ठीक है, हमने एक मैट्रिक्स लिया। अब इसमें बताइए कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, क्या है इस आपका, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। ये प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सभी जीरो दिखाई दे रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को ही क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है। और एग्जांपल दिखा दूं, चलिए ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे बी में लिखा हुआ 7 0 0
0800002 ऐसे लिखा हुआ, ठीक। और ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सभी क्या लिखा जाना चाहिए, जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। इसमें नंबर कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कोई मैटर नहीं। सेम भी होगा तभी चलेगा, डिफरेंट होगा तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर सब सेम होता तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, अगर ये 7 7 7 सब हो जाता तो हम उसको स्केलर भी बोल सकते हैं, और स्केलर को डायगोनल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आगे पढ़ेंगे हम इसमें डायगोनल के बाद वाले में। तब तक इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ठीक, आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छी बात है। आ गया स्केलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स में क्या है। सेम वही बात है स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग को ये सीखना है कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब इसमें ये बोलना है आपको, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। देखिए ये क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सब क्या होना चाहिए, जीरो। सब अगर क्या हो जाता है, जीरो होता है। ठीक है, सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक, और बाकी जो बीच वाला पार्ट जिसको प्रिंसिपल डायगोनल बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोल रहे हैं। प्रिंसिपल डायगोनल जो बोल रहे हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल डायगोनल का सभी वैल्यू एक हो जाए। जैसे यहाँ पे मान तक के, अगर ये सब के हो जाए, क्या होना चाहिए, क्या के होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा दिखाई दे, है ना। जैसे हम इसको के ले लिए, क्या ले लिए, इसको हम के ले लिए, के ले लिए, ये सब के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब के। मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाकी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सब क्या होना चाहिए, जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा एक बात और ध्यान देना है, स्केलर और डायगोनल में। डायगोनल में भी सेम चीज आपने पढ़ा कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सब जीरो होना चाहिए। लेकिन डायगोनल में क्या सीखा कि कुछ भी डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में ऐसा नहीं है। स्केलर में सारे नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ मान लें कि 7 लिखा हुआ तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, यहाँ भी 7। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 होना चाहिए। बाकी ये सब क्या होना चाहिए, क्लियर। जब तीनों वैल्यू यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल दिखाई दे रहा है, अगर वो सेम है, अगर वो क्या है, सेम है, तो हम इसको स्केलर बोल देंगे। अच्छा, स्केलर को डायगोनल भी बोल सकते हैं, कोई इसमें मैटर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्केलर मैट्रिक्स को कुछ क्षण के लिए डायगोनल बोलेंगे तो कोई दिक्कत। जैसे आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लो 5 लिखा हुआ, तो 5 में क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर है। क्या इसको होल नंबर कहा जाएगा तो कोई दिक्कत है, क्या इसको हम इंटीजर नंबर कहा जाएगा तो कोई दिक्कत है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर नंबर, सारे होल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं। तो उसी प्रकार से सारे स्केलर मैट्रिक्स क्या हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। कंफ्यूजन दूर हुआ आप लोगों का, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही तरीके से सीख रहे हो। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारा जीरो होना चाहिए। अब प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है, सेम वैल्यू। अगर सेम वैल्यू आता है तो हम उसको स्केलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे, क्लियर। और अगर मान डिफरेंट डिफरेंट आता है तब उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। कोई बच्चा स्केलर को अगर डायगोनल बोल दिया है तो 99% उसका जवाब सही है। देखिए अगर स्केलर को स्केलर बोला जाए तो 100% सेटिस्फाइड है। जैसे एग्जांपल देखिए, ध्यान दें, फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, यहां पर लिख दिया मैंने 7 0 0 0 7 0 0 क्लियर। अब ये देखिए कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल जो ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, सभी सेम है या नहीं। तो अगर ये सेम है तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्लियर है। लेकिन एक बच्चा इसको डायगोनल बोल रहा है, मान लो कोई बच्चा डायगोनल इसको बोल देता है तो उसका भी सही है, लेकिन उसका 100% सही हम नहीं मान सकते, क्योंकि स्केलर है ये, तो स्केलर इसको बोलिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर मान लो ऑप्शन में गया गया है एग्जाम देने, वहां पर डायगोनल भी ऑप्शन में दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है और स्केलर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप किसको मारोगे, स्केलर क्या मारोगे, तब ना सही हो जाएगा वो। डायगोनल तो कहला सकता है, सकता है, लेकिन डायगोनल तो और नहीं है, ये तो स्केलर है।
समझ रहे? तो इसको हम स्केलर पे ऑप्शन पे लगाएंगे, है ना, तब जाकर के हमारा रिजल्ट सही होगा। अगर डायगोनल पर लगाते हैं तो आप कह सकते हैं कि डायगोनल भी था लेकिन यहाँ पे स्केलर का ऑप्शन हम ध्यान में नहीं दिए तो इसके वजह से नहीं मार पाते। तो ये ध्यान देना है आपको कि डायगोनल कब बोलना है, स्केलर कब बोलना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल चाहिए, दिखाता हूँ एग्जाम्पल एक दो और। देखिए दूसरा बी में, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5, है ना। तो सारा प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो गया, 5 हो गया, सब क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल 5 हो गया। क्लियर है? अगर मान ले जाए सी एक मैट्रिक्स है, इसमें लिखते हैं जावेद, क्या लिखा हुआ जावेद, तो 0 0 0 जावेद 0 0 0 जावेद, है ना, सब जगह पे जावेद आ गया। तो हम कहेंगे कि यह क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। आइए डिफिनेशन की ओर चलते हैं। क्लियर है? कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर कह सकते हैं, कुछ कंडीशन होगा वो यूज करेंगे। इफ ऑल एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। दस ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, कंडीशन दिया हुआ है बच्चे, देखो आई जब जे के बराबर होगा तो उसका वैल्यू ये होगा। के का मान आपने देखा अलग अलग लिया, 7 7 7 लिया, 5 5 5 लिया, जावेद 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 ले लिया, है ना, हाँ अपना नाम यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना नाम यूज कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपने देखा कि आई और जे आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, के होगा, और आई जे बराबर नहीं है तो उसका वैल्यू 0 होगा। आइए देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे A11 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हम थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ एक बार, रुक जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखा होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था A11, यहाँ पे A22 और यहाँ पे A33 लिखा हुआ था, है ना। ठीक, तो बच्चा लोग देखो 1 और 1 बराबर, तो इसका वैल्यू के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई जे बराबर है तो के हो जाएगा। 2 2 तो इसका वैल्यू में क्या होगा, के 3 3 तो इसका वैल्यू में क्या, बाकी इस सब में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, के वैल्यू कुछ भी हो सकता। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, ठीक आगे बढ़े, चलिए अब आता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या आता है, यूनिट मैट्रिक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेम उसी टाइप का यूनिट मैट्रिक्स भी है। यूनिट मैट्रिक्स को बोलते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, 1। अगर प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू 1 है और बाकी सारे प्रिंसिपल डायगोनल के अलाउंग जो है वो 0 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू 1, प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू 1 होना चाहिए और उसके अलावा सारा 0 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बोलिए, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर, चलो ठीक। देखिए ध्यान दीजिए, एग्जांपल दिखाता हूं पहले, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, जिसे मान लेते हैं एक यूनिट मैट्रिक्स है, उसको आई दोबारा इंडिकेट करते हैं, तो आई इक्वल टू 1 0 0 1 है। ये पहला एग्जांपल मान लिया है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। तो बच्चे लोग 1 0 0 1, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो है, तो इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल कितना है, 1 1 है, बाकी इसके अलावा क्या है, 0। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखिए, आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब इसका प्रिंसिपल डायगोनल कितना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, चेक कीजिएगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो सारे प्रिंसिपल डायगोनल कितना हो गया, 1 हो गया, बाकी और एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है वो सारे क्या हो गए, 0 हो गए। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, इसके ऑर्डर 3/3 है, क्या है, 3/3, ऑर्डर क्या है, 3/3 है। ये कितना है, 2/2 था। तो बच्चे लोग यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, I3 लिख सकते हैं, इसको हम I2 क्यों लिखे, कि 2/2 वाला को I2 बोलते हैं, 3/3 वाला को I3 बोलते हैं, कोई दिक्कत है। ध्यान दीजिएगा, तो आपने सीखा कि यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू 1 होना चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए, जैसा कि एग्जांपल में आपको दिखाया गया। क्लियर, आइए डिफिनेशन की ओर चलते हैं। कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स, मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ ऑल द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिटी। आपने देखा
कि जो प्रिंसिपल डायगोनल जो है वह कितना होना चाहिए, यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन होता है, कितना होता है, वन होता है ना, वन होना चाहिए। कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, वन होना चाहिए। एंड ऑल एलिमेंट्स नॉट अक्यूरिंग along द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो भी वैल्यू होगा वो सारे कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। कहता है 10 ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स। देखिए कंडीशन यहाँ पे आ गया है। कहता है कंडीशन में कि इफ आई बराबर जे, आई बराबर क्या हो गया जे, अगर आई और जे आपस में बराबर हो गए तो उसका वैल्यू वन होगा। क्या होगा, वन होगा। जिस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है। क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। अब देखो ध्यान दो कि कहता है कि आई और जे बराबर है, क्या वन वन बराबर है, तो वन वन जब बराबर होगा तो इसकी वैल्यू कितनी के बराबर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू जो है वो होना चाहिए कितना के बराबर, बताइए, इसका वैल्यू वन के बराबर होना चाहिए। जो बराबर हो जाएगा उसका वैल्यू वन, बराबर नहीं होगा उसका वैल्यू जीरो। ये भी बराबर, वन थ्री बराबर नहीं, इसका वैल्यू जीरो। ये बराबर नहीं है, टू वन बराबर है, नहीं है। आई जे बराबर नहीं, लेकिन आई और जे बराबर नहीं होगा, क्या होगा, आई या थोड़ा छोटा इसे कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। चल ध्यान दीजिएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कहता है, फिर से एक बार देख लीजिए, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, है ना, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। क्लियर, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्या आपने पढ़ा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स along the principal diagonal आर यूनिट, मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू वन होना चाहिए, है ना। एंड उसके अलावा क्या होना चाहिए बच्चों लोग, जीरो। उसके अलावा क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। कंडीशन कहता है कि आई जो है जे के बराबर, अगर आई और जे बराबर हो जाए तो उस सिचुएशन में कितना लिखेंगे, उसका वैल्यू वन। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, चिंता करने की बात नहीं। जैसे ए वन वन, तो इसकी वैल्यू कितना हो चाहिए, वन होना चाहिए, बराबर है ना, आई जे बराबर है। ए वन टू, ये बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगा, जीरो। ए वन थ्री, ये बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए टू वन, इसके बराबर नहीं, टू और वन बराबर है नहीं है तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। टू टू, देखिए बराबर है ना, आई और जे बराबर है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। टू थ्री, देखिए आई जे के बराबर नहीं होगा तो उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। फिर देखिए थ्री वन बराबर नहीं, जीरो होगा। थ्री टू बराबर नहीं, जीरो होगा। इस बराबर हो गया तो इसका वैल्यू वन हो जाना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए फॉर एग्जांपल समझिए फिर से एक बार, जैसे आई बराबर वन जीरो जीरो वन, ये टू बाई टू मैट्रिक्स है। कौन सा है ये, टू बाई टू के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम आई टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई टू मैट्रिक्स लिख सकते हैं, या आई भी दोबारा इंडिकेट कर सकते, कोई मैटर नहीं है। तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल कितना है, देखो वन वन है कि नहीं है, उसके अलावा क्या हो गया, जीरो। इसी प्रकार से हम एक और ले रहे हैं आई में, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, है ना। इसका प्रिंसिपल डायगोनल ध्यान दीजिएगा, इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल देखिए ये है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। इसका वैल्यू कितना है, वन वन है। तो प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू वन चाहिए, बाकी सब क्या होगा, जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका ऑर्डर कितना है, थ्री बाई थ्री ऑर्डर है, इसका क्या है, थ्री बाई थ्री। तो इसको हम आई थ्री लिख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है इट इज डिनोटेड बाई आई एन। आई एन का मतलब है जितना रहेगा, मान लीजिए ऑर्डर रहेगा थ्री बाई थ्री, तो हम उसको आई थ्री लिख देंगे। एन के मतलब क्या है, एन जो है एम और एन आपस में बराबर। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा आपने, रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से तो आपने समझ गए होंगे, यूनिट मैट्रिक्स को आप वीवीआई लिख लीजिएगा। ये बहुत उपयोगफुल है, उपयोग करने वाली बातें हैं, ये मैट्रिक्स में ज्यादा यूज होगा, इसको आप माइंड में रखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स को, क्लियर है। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा, सेशन आज का बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक प्यारा सा दिल दे करके हमें मोटिवेट कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमें क्या हो, मोटिवेशन मिलता रहे।
आपकी लाइक और शेयर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और जो है आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात करते हैं इसके टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।